Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is about the zonal councils. So under the States Reorganization Act of 1956, which of the following statements are correct about the zonal councils? So first, you should know about a few things. That is like zonal councils are concerned with the zones और regions in our country जैसे आपका southern zone हो गया northern zone हो गया ना और just because it is under this act so it is gonna be a statutory body जितना मैं आपको बताता हूँ बार बार है ना statutory body made by some law है ना कितनी है टोटल 6 है कितनी है टोटल 6 है बनी क्यों है to like to have kind of fostering of the coordination अमंग स्टेट्स एंड सेंटर है ना सिंपल सी बात है ताकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके इन सब चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन और एक अगर मैं बात करूं कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और ये सारी जो भी इश्यूज होते हैं उन पे एड्रेस करने के लिए है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है नेक्स्ट इज क्या ये जो रिकमेंड करते हैं to union is it binding not it is not binding zonal councils are just advisory है ना उनके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन की तो इनमें जो चेयरमैन होते हैं तो सारी 6 के 6 जोनल काउंसिल्स का के जो मतलब एक ही कॉमन चेयरमैन है दैट इज योर होम मिनिस्टर ठीक है किसी भी जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो है दैट इज कॉमन दैट इज होम मिनिस्टर ठीक है किसी की भी बात करूँ अगर मैं वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो वाइस चेयरमैन होते हैं सीएम ऑफ स्टेट्स इन दैट जोन जो जिस जोनल काउंसिल की बात कर रहे हैं उस जोनल काउंसिल का जो जोन है उसके स्टेट्स जितने हैं उनके सीएम इन रोटेशनल बेसिस है ना एनुअल रोटेशनल बेसिस है ना पर ईयर मतलब कि जैसे मान लो एक जोन है उसमें मान लो 4 स्टेट्स हैं तो इन चारों स्टेट्स के जो 4 सीएम है वो रोटेशन बेसिस पे हर साल इस जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन होंगे तो नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं कि इसमें होता क्या क्या इसमें होते हैं सीएम होते हैं किसी भी स्टेट से अगर मैं बात करूं ये मान लो जोन के किसी भी एक स्टेट की बात करूं तो उस स्टेट के सीएम होंगे प्लस उसी स्टेट के 2 मिनिस्टर्स होंगे मतलब कि हर स्टेट से एक सीएम और 2 मिनिस्टर फिर उस जोन में अगर कोई यूटी है तो उस यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे ठीक है यूनियन टेरिटरी के फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी होती है जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लाइक नीति आयोग है ना और आपका लाइक डेवलपमेंट कमिश्नर्स होते हैं चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छा जोनल काउंसिल 6 हैं कौन कौन सी नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न और एक जो अलग से बनी थी दैट वाज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना ये बनी थी आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 से ये बाद में बनी थी है ना ये आपको पता होना चाहिए ठीक है ये इस एक्ट के अंडर बनी थी ये 5 जो है ये आपका यहाँ बने थे ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सिंपल सी चीज़ है तो आप सॉल्व करते हैं दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज बिल्कुल मेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन बिल्कुल सही दे रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग बिल्कुल गलत सेकंड गलत दे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बिल्कुल सही है ना नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज वन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स अंडर बिल्कुल गलत सो दिस इज नॉट करेक्ट जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए कौन सा है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 है ना तो देखते हैं आपका फोर्थ ही गलत हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3 ओनली तो ये ना यहाँ पे गलत हो गया है ठीक है ये आपका ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा ये आपका 1 एंड 3 होगा ये आपको पता होना चाहिए तो 4 नहीं होगा ठीक है ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा टाइपिंग में एरर हो जाता है कई बार है ना या कंपाइल करने में इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स और ये किसी जोनल काउंसिल में क्या क्या होता है ऑब्वियसली उस जोन के जितने सारे स्टेट्स हैं प्लस यूटीज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर है ना तो डी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इज ट्रेड डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट मतलब कि व्यापार में घाटा जब मैं बात करता हूँ कोई देश ये कंट्री है ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है बाहर से and कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है बाहर को तो घाटा कब होगा इसका व्यापार घाटे में कब होगा जब ये बाहर से तो ज़्यादा लाएगा लेकिन एक्सपोर्ट कम करेगा उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट ना सिंपल सी चीज़ तो आपका ये होता है ट्रेड सरप्लस क्या होगा जब एक्सपोर्ट ग्रेटर होंगे इंपोर्ट से इससे फायदा होगा हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा जो है मतलब आपका ग्रोथ बढ़ रही होगी इंपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा है ना और फिर उससे क्या होगा करेंसी डिप्रिशिएट होगी ये आपको सब मतलब पता है ना नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट इज बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको पता होना चाहिए
ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी देश का मतलब कि आपका जितना भी पेमेंट्स हुई है, मतलब आपका चाहे मैं बात करूं आउटवर्ड या इनवर्ड, उन सब के मिला के एक हम मतलब एक जो आपका अगर मैं बात करूं कि एक हिसाब जो रखते हैं, है ना, कि कैसे पेमेंट्स को मतलब क्या क्या रहा है, किस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो रहा है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका इसमें दो अकाउंट होते हैं, दो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नाम से पता चल रहा है जिसमें कुछ इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ इम्प्लाइड होगी। करंट अकाउंट में मतलब कि एक जैसे अभी के टाइम पे इंस्टेंट जो मनी ट्रांसफर होते हैं। कैपिटल अकाउंट में कुछ इंप्लीकेशन होगा इंटरेस्ट का, चाहे वो लोन की बात करूं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, सभी में क्या होता है किसी तरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जो हमें देना पड़ता है या तो हम रिसीव करते हैं, है ना। और फिर करंट अकाउंट में आपका क्या होता है, इसमें मर्चेंडाइज होते हैं और साथ ही इनविजिबल्स होते हैं। मर्चेंडाइज मतलब कि जो हमें दिखते हैं चीज़ें, है ना, गुड्स। और आपका इनविजुअल्स में क्या है, जैसे सर्विसेज होते हैं, फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, फैक्टर इनकम होती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ऑल, ये प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, जो भी हमारे एसेट्स हमारे बाहर हैं, बाहर के देशों में। फिर आपका ट्रांसफर्स होते हैं, जो भी आपका गिफ्ट ग्रांट्स और रेमिटेंसेज अगर मैं बात करूँ इनवर्ड आउटवर्ड, है ना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लोन आ सकता है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। बैंकिंग कैपिटल जो आपका अगर मैं बात करूँ एनआरआई, अगर बाहर के लोग हमारे इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट करें तो उनको वो भी इंटरेस्ट लेके जाएंगे बाहर। तो ये सारा क्या है, इंटरेस्ट रिलेटेड है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंटली क्या है, सिर्फ कुछ डिलीवर करा जा रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन होती है कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, एसेट एंड ओमिशन सारा है ना। ठीक है, और नाम से पता, ठीक है, और नाम से पता चल रहा है ये तो मतलब रिलेटेड होगा, जो भी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आएगा इसमें वो सारी चीज़ें, तो ये सारा ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मतलब किसी बाहर की करेंसी के रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी की मतलब आपका वैल्यू कम होना। लाइक मान लो $1 अगर आज 80 रुपीज़ की इक्वल है, अब $1 अगर कल को 90 रुपीज़ की इक्वल हो जाए ना, मतलब मैं आपसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसे ही जनरल हाइपोथेटिकल। तो हुआ क्या, अब क्या हुआ, $1 पहले 80 रुपये कवर कर सकता था, $1 अब ज़्यादा रुपये कवर कर सकता है, मतलब हमारा रुपये जो है डॉलर के कंपेरिजन में क्या होगा, वीक हो गया। ठीक है, इससे होता क्या, इसको बोलते करेंसी डेप्रिसिएशन। इससे फायदा क्या होता है, अब देखो बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री में जैसे ही करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्टर का क्या होगा, फायदा होगा। क्यों, देखो ध्यान से सोचो, बाहर देश में मान लो अमेरिका में एक इंसान बैठा है, वो इंडिया से कोई चीज खरीदा था मान लो $1 में, ठीक है, पहले उसको 80 रुपए का सामान मिलता था, 80 रुपए के बराबर अमाउंट, अब उसको एक ही डॉलर में 90 रुपए के बराबर सामान मिलेगा। तो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो बाहर के लोग हमारे यहाँ से आसानी से बड़ा अमाउंट खरीद सकते हैं उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी से। तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है, इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, है ना, सिंपल सी चीज़। तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, इंपोर्ट डिक्रीज होते हैं, बिकॉज क्या होगा, हमारे पैसा ताकतवर नहीं है तो हम कम चीज़ें ले पाएंगे, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इंपोर्ट करने के लिए। तो ये भी है। और ट्रेड बैलेंस इमीडिएटली नहीं इंक्रीज होगा, ट्रेड बैलेंस इंक्रीज होगा लेकिन इमीडिएटली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सडनली नहीं होगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, एक दो दिन में, है ना। राइज इन फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल गलत। अगर रुपए गिरेगा तो बाहर के लोगों को क्या लगेगा कि हम अपना डॉलर निकाल के चले जाते हैं। जैसे मान लो बाहर के लोगों ने अगर अपने डॉलर लाए थे, फिर वो रुपये में कन्वर्ट करके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो होगा क्या, अब वो अपना रुपए निकालेंगे क्योंकि रुपए की तो वैल्यू रही नहीं, तो वो अपना डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये और फॉल करेगा। इससे क्या होता है, राइज नहीं होगा, आपका फॉल होगा, है ना। तो 1 and 2 ओनली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अष्टामुडी लेक केरला, आपको लोकेशन बेस्ड पता होना चाहिए, केरला में है, एक रामसर साइट है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे यूनिक बिहेवियर देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि एनिमल ह्यूमन कोऑपरेटिव हंटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक डॉल्फिन होती है, हम्पबैक डॉल्फिन होती है, ठीक है, ये इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन होती है। और यहाँ के जो फिशरमैन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोऑपरेटिव हंटिंग देखी जाती है, मतलब कि ये डॉल्फिन हेल्प करती है फिशरमैन को फिश हंटिंग में। डॉल्फिन क्या करती है, अपनी टेल से फिशेस को एक जगह इकट्ठा करती है, फिर सिग्नल भी करती है फिशरमैन को कि यहाँ पे अपना जाल डालो। तो इस तरह से एक यूनिक सा कोऑपरेटिव हंटिंग जो है यहाँ पे एक बिहेवियर देखा जाता है। तो ये भी है, ये भी सही है। इट इज़ पार्ट ऑफ द, नहीं बिल्कुल गलत, बेम्बानाड कॉल नहीं है, ये अलग से अष्टमुडी लेक आपका अलग वेटलैंड सिस्टम का पार्ट है। तो 1 and 2 ओनली, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव बिहेवियर बिटवीन दिस इट इज म्यूचुअलिज्म, है ना, आपने बेसिक एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। म्यूचुअलिज्म मतलब कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, फिशरमैन आपका फिश इजीली कैच कर पाएंगे और डॉल्फिन को फूड इजीली मिल जाएगा, जो भी मतलब फिशरमैन देंगे उनको, है ना। नेक्स्ट इज जोनल काउंसिल के बारे में, वाइस चेयरमैन मैंने आपको बताया था कौन होता है, सीएम ऑफ द
स्टेट्स इन दैट जोन इन रोटेशनल बेसिस, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. It will just keep me motivated to make the videos on a daily basis. And I will see you all in the next lecture. Thank you so much.